हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि क्या सितंबर खुद पीटीआई के लिए सितमगर बन गया है और इस्लामाबाद जलसा करके क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि कल से पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ और कौमी असेंबली में आज उसका जो रद्दअमल देखने में आया। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। जो जलसे पे उसने एक नाम निहाद वजीर आला ने स्टेज पे चढ़ के फौज के खिलाफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ और जो खवातीन जर्नलिस्ट के बारे में जबान इस्तेमाल की गई उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, मगर अब जो कह रहे थे कि लीडर को छुड़वाना है, गए छुड़वाने से खुद बंद हो गए। कल जो हुआ है वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं, किसी ने एक ने कल तकरीरों में यहाँ पे कंडेम किया है। बातें तो वो करे जो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हो। हाई मॉरल छोड़ के तो आपको जमीन के अंदर 10-10 फुट दबे हुए हैं। कौन थे वो लोग? वो नकाबपोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। ये सियासत है, यहाँ पे रंगबाजी नहीं चलेगी। ये सीरीज जो है वाकयात की, उन्होंने कल रात का रिएक्शन जो है वो पैदा किया। नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें, ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था? कुछ हमें जवाब देना मुश्किल है। जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। कौमी असेंबली में आज धुआंधार इजलास रहा, धुआंधार तकारीर हुई और एक तरफ से कहा गया कि ये आइन और कानून की पामाली है जो पीटीआई पे क्रैकडाउन हो रहा है, और दूसरी जानिब से कहा गया कि जो पीटीआई कर रही है वो आइन और कानून की पामाली है। पीटीआई के एमएनएस की जो गिरफ्तारियां हुई हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर से, पीटीआई का क्लेम है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था और बानी पीटीआई इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उस वक़्त भी चलाएंगे, अभी हम आपको फुटेज दिखाएंगे, उस वक़्त भी जेयूआईफे के एमएनएस गिरफ्तार किए गए थे पार्लियामेंट लॉजेस में। पार्लियामेंट लॉजेस पार्लियामान के इहाते में आता है, पार्लियामान की जुरिस्डिक्शन में आता है। वहाँ से जिस तरह से पीटीआई के एमएनएस अरेस्ट किए गए थे, ये फुटेज आप साथ अपनी स्क्रीन पर चलते हुए देख भी रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पीटीआई ने अनफॉर्चुनेटली माजी में जो बोया वो आज ही उसका सिला काट रहे हैं? एक चीज़ ये, दूसरा जो जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी हुई, पीटीआई ने साथ बैठ के ज़िला इंतज़ामिया के साथ, इस्लामाबाद के इंतज़ामिया के साथ तय किया कि जी इतना वक्त होगा, ये रूट होगा, ये मामलात होंगे, तो जब ये कानून बन चुका है, आपको कानून पसंद नहीं तो उसको चैलेंज कर दीजिए। लेकिन कानून अगर पाकिस्तान में मौजूद है, मुल्क में अगर मौजूद है, तो पीटीआई जो कि रूल ऑफ लॉ की का दावा करती है, उसको प्रोपेगेट करती है, सो पीटीआई से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी जाती है कि वो हर कानून पे अमलदारी लाजमन करेगी। बहरहाल इस हवाले से प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा, एक सूबे के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल सारी रात गायब रहे। कहाँ रहे? किसी तहवील में लाजमी थे, पुलिस की तहवील में थे वो लाजमी, कहीं और तहवील में थे, लेकिन बहरहाल इस वक्त तक अली अमीन गंडापुर ने कोई बात नहीं की। इमरान खान ने अडियाला जेल में आज बात की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, क्लेम किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास थे, एस्टैब्लिशमेंट ने उठा रखा था, लेकिन अली अमीन गंडापुर खामोश है। सियासी जलसे में बड़कों के बाद से अभी तक अली अमीन गंडापुर खामोश हैं, कोई बात उन्होंने इस वक्त तक, जबकि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, नहीं की।
दूसरा इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मसम्मत के जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की रियासत के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, एक ख़ातून सहाफ़ी के हवाले से जो लग़्व गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए, ख़ातून सियासतदानों के बारे में, वज़ीर आला पंजाब के बारे में जो कि एक ख़ातून सियासतदान है, उस पर ना तो अभी तक अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांगी है, ना ही PTI ने इसकी मसम्मत की है। इस पर गंडापुर साहिब की ख़ुद माफ़ी आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने इसको एंडोर्स किया है, कहा है कि मैं हिमायत करता हूं और अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है और मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। और अनफॉर्चुनेटली PTI ने आज कहा है कि गंडापुर ने जो फ़ौज मुखालिफ बातें की, जो रियासत मुखालिफ बातें की, उस पर हम कायम हैं। तो इसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है? और जहां बात चल निकली है बातचीत होने की, वहां आज इमरान खान ने एडमिट कर लिया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर चैनल पे उनकी डील, उनकी बातें चल रही हैं। लेकिन साथ ही इमरान खान ने यह भी क्लेम कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको धोखा दिया। कुछ याद दहानी क्विकली मैं आपको करवाना चाहती हूँ बिफोर आई ओपन द प्रोग्राम्स फ्लो फॉर डिबेट एंड डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर्स विद माई गेस्ट्स। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को बहुत मौक़ों पर धोखे दिए, सिर्फ चंद एक मौके, और एस्टैब्लिशमेंट नहीं बाकी लोगों को भी। जनरल फैस को हटा के जब नए DG ISI की तैनाती का मामला था, उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो इमरान खान ने सरकारी ऐलान करवाया कि फ़लाँ नए DG ISI होंगे। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट को धोखा दे दिया, उस सरकारी ऐलान से यू टर्न ले लिया। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। फिर मई 2022 में जब 25 मई का लॉन्ग मार्च करना था, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए और वहाँ पर बात फाइनल हो गई कि IMF की डील लेके आ जाएगी हुकूमत, PDM की हुकूमत थी, और 26-27 को उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वापस आ जाएंगे और उसके अगले दिन वज़ीर आज़म अनाउंस कर देंगे, रेजिग्नेशंस दे देंगे या पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने की अनाउंसमेंट आ जाएगी और उसके बाद फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जाएगी। ये सब चीज़ें PTI के लोगों के साथ तय हो गई। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान खुद डील कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ़ोन भी आया था। वो फ़ोन जनरल बाजवा की तरफ से था, उनके नुमाइंदों की तरफ से था, लेकिन इमरान खान ने फ़ोन लेने से इनकार कर दिया और वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट को धोखा दिया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ तस्लीम किया कि ठीक है जी, हम आप ये डील तस्लीम करते हैं, इलेक्शंस हो जाएं, PDM हुकूमत रेजिग्नेशन दे दे, असेंबली रिजॉल्व कर दे। फिर उसके चंद महीनों के बाद एस्टैब्लिशमेंट से एक और डील की इमरान खान ने, वहाँ पर भी धोखा दे दिया। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को ही नहीं, आपको याद होगा कि सऊदी वली अहद के हवाले से भी, जब सऊदी वली अहद ने अपना जहाज़ भेज के उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है वहाँ पे ख़िताब करना था, उसके लिए भेजा अपना जहाज़ देके, लेकिन उसके बाद उन्हीं सऊदी वली अहद को धोखा दिया, उनके ख़िलाफ़ किस किस्म की बातें नहीं की, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अगर इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको धोखा दिया, तो धोखा देने की एक हिस्ट्री इमरान खान साहब की अपनी भी रही है। इन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब, मुल्क के सीनियर मशहूर और मारूफ माहिर कानून है। राजा खालिद एडवोकेट साहब बड़े ज़बरदस्त और मशहूर माहिर कानून हैं। राना एहसान अफसल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे आमिर मुग़ल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर भी हैं और जलसे के मुंतज़मीन में से भी एक थे। और इसके अलावा हम जो इस वक्त ख़बरें चल रही हैं कोई जुडिशल पैकेज, उसके हवाले से भी बात करेंगे। राना एहसान अफसल साहब, ये जो क्रैकडाउन PTI पे स्टार्ट हुआ है, इसकी ज़रूरत थी क्या? कानून है ना, और उस कानून के साथ जो पार्लियामेंटेरियंस का अरेस्ट है, क्या ये मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है, जो स्पीकर हैं, और उन्होंने IG साहब को भी तलब कर दिया है। देखें, ये तो इसको अगर आप आइसोलेशन में देखें तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बात ये, इसको आइसोलेशन में देखा नहीं जा सकता। जो तकरीर की गंडापुर साहब ने, वो तकरीर नहीं थी, वो इंतशार फैलाने का लेक्चर था, वो सिविल एनार्की की तरफ जो थी वो मूवमेंट थी, और उस तकरीर की तस्दीक आज कर दी है खान साहब ने। तो इसका मतलब है कि जो गंडापुर साहब की जो तकरीर थी, जिसके अंदर वो कह रहे थे मरो मारो नंगा कर दो, जिसमें वो उन्होंने कहा कादियानों के ग़ुलाम और पता नहीं क्या कुछ बगैर 10 दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर उसके अलावा बड़ी बेहुदा बातें की। तो अगर वो पॉलिसी है PTI की, तो मेरे ख़्याल से ये जमहूरियत का तो हिस्सा नहीं है।
और जमहूरियत में आपको आज़ादी है कि आप अपनी इजहार राय करें, लेकिन जमहूरियत में इस चीज़ की आज़ादी नहीं है कि आप मुल्क के अंदर आग लगाने का लेक्चर दें। और ये अगर पॉलिसी है तो फिर इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है आइन कानून के अंदर, इसको तो फिर रोका जाएगा, ठीक, इसको तो कन्फ्रंट किया जाएगा अगर ये पॉलिसी है। तो गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा जो है वो कायम हो गया, तो अरेस्ट किया जाएगा अली अमीन गंडापुर को? देखिए, मेरे ख्याल से ये अफसोसनाक बात है कि एक चीफ मिनिस्टर सूबे का ये बड़ा ये जलसा हम बहस कर सकते हैं अच्छा था बुरा था, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने इजाज़त दी, और अगर हुकूमत इजाज़त ना देती तो ये जलसा ना होता। वो जलसा हुआ, ये एक अपॉर्चुनिटी थी पीटीआई के पास, वहाँ लोग भी आए, अगर वहाँ अच्छी मुनासिब बात करते तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त आप यहाँ से पीटीआई अपनी, लेकिन क्या गंडापुर अरेस्ट होंगे? देखिए मेरे ख्याल से देखें जो अगर बिल्कुल होने चाहिए, अगर ये इंतशार, मैं पर्सनल राय दे रहा हूँ आपको कि अगर वो इंतशार फैला रहे हैं और अगर वो इस मुल्क में तसादम की तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून को उन्होंने वायलेट किया है, ये यहाँ माहिर कानून बैठे हैं, अगर वो इंतशार फैलाने के अंदर, और देखें यही तकरीरें थी ना जिसके बाद 9 मई हुआ, 9 मई हुआ, यही इसी तरह के जब आप लोगों को देखें, जो वर्कर है वो नहीं डिफरेंशिएट कर सकता कि ये आप सब जो है वो कोई जलसे में तकरीर कर रहे हैं, ये आप पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं या आप इंसाइटमेंट के लिए कर रहे हैं, वो तो चार्ज हो जाता है। और फिर जब आप उसको कहते हैं कि जाओ फौजी तंसीबात के ऊपर पुरअमन एहतजाज करो तो फिर आगे दमादम मस्कल अंदर होता है। फेयर पॉइंट। दरअसल आबिद जुबैर साहब, आपका इस पे टेक क्या है? जो जलसे में बातें हुई और जलसे का एक कानून बन गया ना, कानून गलत है दुरुस्त है वो एक अलग बहस है, उस कानून की अगर खिलाफ वर्जी हुई उसके बाद से पीटीआई पे जो क्रैकडाउन और जलसे में जो तकारीर हुई, क्या ये मुनासिब थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका गरीदा। देखिए, जलसे में जो अगर तकरीरें जो अगर अदब के बाहर हुई तो बिल्कुल गलत है, और लेकिन देखिए जो कानून की आपने बात की, वो जिस तरह से कानून पास हुआ, आप देखिए खुद इनको परमिशन इजाज़त दी गई जलसा करने की पीटीआई को, वो इस कानून बनने से पहले दी गई, उस वक्त इस तरह का कोई कानून नहीं था। लेकिन आपने देखा कि सारे रूल्स को मद्देनजर हटा के एकदम कानून बनता है, सुबह नेशनल असेंबली पास करती है, सेनेट करते हैं और सदर मुमलिकत उसको साइन कर देते हैं। तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव उस जो परमिशन थी उस पर कैसे लागू किया मुझे नहीं पता, कानून को उस दिन से लागू होना चाहिए, और उसको ये कानून जो है ये आइन के मुतसादिम है। लेकिन इसके साथ खालिबन पीटीआई ने इंतजामिया के साथ बैठ के एग्री किया, जो भी एग्री किया, लेकिन आप देखिए अगर कोई, देखिए मैं उनका ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर जलसा उन्होंने कहा 7 बजे ख़त्म हो जाएगा और 9 बजे तक चला गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज शोएब शाहीन साहब हमारा भाई है, उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया उसके दफ्तर से, आप देखिए प्लेन क्लोज में आए, क्या वो पुलिस वाले थे? कौन थे वो लोग जो आए? वो आपने वीडियो देखी होगी, हमारे खालिद भाई बैठे हैं, राना साहब बैठे हैं, आप देखें उसको इस तरह स्पेशल ब्रांच भी होती है ना, सीआईडी भी होती है ना, सादा एहलकार तो पुलिस के अंदर भी होते हैं, और उसके अलावा भी लोग होते हैं। तो आप जिस तरह से उसको अरेस्ट किया बेइज्जती के साथ, और उसको आज 2 मुकदमे में शोएब को कराया उन्होंने, टेररिज्म के ATC, अब इसमें कौन सा, अगर इस कानून के तहत उन्होंने चार्ज करना था, क्या इस कानून में, मुझे मैंने नहीं देखा, राना साहब ने शायद देखा हो क्योंकि मैंने वो कानून अभी देखा नहीं है, लेकिन क्या उसके अंदर ATC में उसका पर्चा होना चाहिए? उसको ATC में किया है, और दूसरी एक FIR कटी है उनकी। तो इस तरह मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने जलसे की इजाज़त दी कि एक इस हाथ दे तो उस हाथ ले, कि इधर इजाज़त दे के आपने करना यही था। और देखिए सबसे बड़ी बात जो हुई है, मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामेंट के अंदर उसकी बेतौकीरी हुई है। आज राना, ये डिफेंस मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे, राना साहब को मैं भेज दूंगा, रिपोर्टेड मैटर्स हैं, यही ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़, वो रिपोर्टेड हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर जो उन्होंने तकारीर की, और वो यही एग्जैक्टली अल्फाज थे जो उन्होंने आज हमारी बेतौकीरी की, हमारी इंस्टीट्यूशंस की, फौज की वगैरह, इनकी तकारीर मौजूद है। और आप भूल जाएं, मैं तो आप, मुझे नहीं मालूम कि आपको याद होगा कि जब 88 में गवर्नमेंट बनी, बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर की हुकूमत थी सेंटर में, और नवाज शरीफ की थी पंजाब के अंदर, क्या तकारीर होती थी और किस तरह से बेनज़ीर हमारी शहीद की बेइज्जती की जाती थी, वो सब भी आपने अभी बात की ना कि सारा धोखा दिया उन्होंने, धोखे, तो आप वो भी निकलवा के देख लें, सारी फुटेज आपके पास मौजूद है। तो ये देखिए जो बात हो रही है कि आपने उस पार्टी को दबाना है, उनको लोगों को दबाना है, इससे नहीं दबेंगे लोग, लेकिन और आप इंतशार उनको दबा के करेंगे, आप डायलॉग करें, आप पॉलिटिशियंस हैं, आप बात करें उनसे, लेकिन प्रोवाइडेड सिविली पीटीआई तो कहती है कि सर हमने पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ करना ही नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर। इस पे आगे आते हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें आप उनसे कि मैं राजा खालिद साहब से भी बात करूं, आमिर मुगल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पास, राजा खालिद साहब, लेकिन जो पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है, क्या पीटीआई खुद जिम्मेदार है या एस्टैब्लिशमेंट या रियासत या निज़ाम या सिस्टम इसका जिम्मेदार है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकूं आवाम के सामने। गुजारिश ये है कि मैं भी 1981-82 से तलबा सियासत से हमने शुरू किया था, आज तक सियासत भी, फिर जो अवामी सियासत है उसमें भी हिस्सा लेते रहे। दो कि मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन इसी तरह बाहर की पॉलिटिक्स में आबिद भाई को पता है हम बहुत आगे आगे रहे, बहुत आगे आगे रहे। लेकिन मैं हकीकत कहता हूँ, यानी ये जिस तरह की बात करते हैं ना आबिद साहब, ये तो इस तरह की डिसेंसी अगर पीटीआई में आ जाती है, इस तरह के डिसेंट लोग होते, आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसी बदज़बानी, ऐसी बदकलामी, ऐसा अंदाज और ऐसा साज हमने नहीं देखा ना सुना। यानी जिस तरह से गालम गलोच होती है जलसों के अंदर। और मैं अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के बारे में, यानी 80s में बड़ा वो था कि जी बड़ी शाइनेस है इनके अंदर, बड़े डिसेंट हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन उन्होंने हमारे इन लोगों को इस ट्रैक पे चढ़ाया। उनके नज़दीक जो डिसेंट आदमी है, आबिद साहब बहुत करीब हो जाएंगे, नहीं रह सकेंगे उनके साथ। मैंने कहा, हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, सीनियर वकील हैं पाकिस्तान के, इनकी साइड से हैं, सेनेट में भी हैं, उन्हें भी एक दिन कहा था कि आप उनके साथ, इनके करीब जितना जो इनके करीब जाएगा वो इतना ही दूर हो जाएगा, कई गुना ज्यादा रफ्तार से। पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो खुद ही इसके जिम्मेदार है। जो हो रहा है, आप देखें कि कल जिस तरह की जबान इस्तेमाल की परसों गंडापुर साहब ने, उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस हूँ। उन्होंने ख्वातीन एंकर्स के खिलाफ, उन्होंने मरियम नवाज एक खातून सहाफ़ी का जिक्र किया। मैं तो उनसे बार बार अपील कर रही हूँ, मुतालबा कर रही हूँ कि आप नाम तो लें, कौन सी खातून सहाफ़ी। तो इसी तरह मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, खातून है वो, उनके लिए मैं ढोल भी लेके आऊँगा, बारात भी। कैसे अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और रियासत के ख़िलाफ़ आप ऐसी, वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने जो कराची के मेयर रहे हैं आपने, मुस्तफ़ा कमाल साहब, कि अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर, इसमें कोई शक नहीं कि बगावत की बू आती थी उनमें से, लेकिन इस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज उसने भी इस्तेमाल नहीं की। आप कह रहे हैं कि इमरान खान की या पीटीआई की जो स्टेटमेंट्स और तकारीर हैं वो अल्ताफ हुसैन से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अल्ताफ हुसैन देखें, बगावत तो उससे बढ़ के है, और उस मैं कहता हूँ कि बद तहजीबी उनमें नहीं थी। वो इस तरह की गालम गलोच अल्ताफ हुसैन की कोई बता दे कि जिस तरह की गालम गलोच करते हैं, यानी जो कि फेंटी लगा देंगे, ओए फलां फलां, जो इमरान खान साहब करते रहे, जो गंडापुर ने किया। एक तकरीर आप ऐसी कोट नहीं कर सकती कि जो पीटीआई के लोग या पीटीआई के लीडर्स कर रहे हैं, ये इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ मुझे इजाजत दें कि मैं पीटीआई को भी डिबेट में इन्वॉल्व कर, दे आर रिस्पांसिबल फॉर इट। आमिर मुगल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो इस्लामाबाद जलसा करके क्या पीटीआई ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि एक तो आप लोगों के इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात तय हुए थे कि जी फलां रूट होगा, फलां वक्त होगा, उससे बियॉन्ड जाना, नंबर 1, एंड नंबर 2, जिस किस्म की तकारीर हुई, गंडापुर साहिब खुद आके मजम्मत या इसकी माफ़ी क्यों नहीं मांगते? और सो मच सो कि इमरान खान साहब ने आज कह दिया कि जी मैं हिमायत करता हूँ इसकी, मैं साथ खड़ा हूँ इस तकरीर के। देखिए, मैंने आप सबकी बातें बड़े गौर से सुनी है। अभी तहरीक इंसाफ ने जलसा किया तो इंतज़ामिया ने कोई हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं कर दी। तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, हमारा आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है जलसा करना। इन्होंने हमारे हाथ पाँव बांध के हमसे जलसा करवाया। आप मुझे बताएं ज़रा, आप भी इस्लामाबाद पिंडी में रहती हैं, रावलपिंडी से ये जलसागाह संजानी 10 से 15 किलोमीटर का फासला था, और रावलपिंडी वालों को कहा गया कि आप रावलपिंडी से रवात जाएं, रवात से आप जाएं चक्री, चक्री से संजानी, और संजानी टोल प्लाजा, फिर वहाँ से संजानी। तो ये 10-15 किलोमीटर का फासला उन्हें 80-90 किलोमीटर का करके दिया गया। इसी तरह टेक्सला बिल्कुल साथ है, 10 किलोमीटर का फासला है। तो सर आप लोगों ने मिल के बैठ के इंतजामिया के साथ ये रूट डिसाइड किया था ना सर? नहीं, हमें जबरदस्ती मजबूर किया गया। किसने आपको कहा? सर जबरदस्ती कैसे मजबूर किया? मेरे पास सर, मेरे पास वो लेटर है, वो नोटिफिकेशन है जहाँ पर साफ आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगी, आपके पास होगा, कि जहाँ पे मजिस्ट्रेट की तरफ से है और इंतजामिया की तरफ से है कि यही है ना, उन्होंने जारी कर दिया। हम क्या करते आप बताएं? उन्होंने कहा ये आपको एसओपीज मानने पड़ेंगे, तो हमने माने फिर वो एसओपीज। अब आप मुझे बताएं। तो सर आप लोगों ने मान लिया ना, यही गुजारिश है। सुन ले। पाकिस्तान में एक सिस्टम है ना, पाकिस्तान में एक कानून है ना सर। सुन ले। आपका भी मैंने लेक्चर सुना और राजा खालिद साहब का भी सुना। मुझे काइंडली जरा थोड़े से क्लिप तो सुनाए जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई बहुत बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल की है मैं सुनवा देती हूँ, प्ले करें। मैं सुनवा देती हूँ, प्ले करें जी जरा। पहले गंडापुर साहब का जो मीडिया के बारे में स्टेटमेंट है, प्लीज जरा वो प्ले करें और मेक श्योर करें कि आमिर मुगल साहब को आवाज जा रही हो।
पाकिस्तानियों पहचानो इंसाफियों को जो कलम बेच रहे हैं, इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। और सुन लो ये सारे, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा, ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ कि साफी नहीं लिफाफी है। जनाब आमिर मुगल साहब, सुन लिया आपने? कुछ लफ्ज कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो नाम ले दीजिए ना। 4% हो सकते हैं। आमिर मुगल साहब नाम ले दीजिए। इल्जाम लगा रहे हैं ना आप सहाफियों पे कि वो लिफाफी है, पैसे लेते हैं। और जो एक उन्होंने गुजारिश की, अब इधर रुक जाए आमिर साहब, जो एक उन्होंने कहा, आमिर साहब एक गुजारिश जो उन्होंने कहा कि जी एक खातून है जो सहाफत कर रही है, वो कौन है वो खातून? सुने और सुन लेना, सुन। मैंने इसीलिए मैंने एक क्लिप सुना हुआ है, मैं तो स्टेज के वक्त जिस वक्त स्पीच हो रही थी मैं जलसागाह में मौजूद था, मैंने इसीलिए कहा कि आप इसको जरा ऑन एयर करें। आप तो सारे सियासतदानों को बैठ के इधर गालियां दें, आप सारे ब्यूरोक्रेट्स को गालियां दें, आप बड़े पाक पितर और मासूम हैं। नहीं बताइए, कौन से सहाफी गाली देते हैं मुझे बताइए। गंडापुर अगर कह दे कुछ सहाफी ऐसे हैं तो नाम ले दीजिए ना। सर इल्जाम लगा रहे हैं। आमिर मुगल साहब एक मिनट, आमिर मुगल साहब एक मिनट। जो गंडापुर साहब ने बात की कि जी एक खातून है वो सहाफत कर रही है, और आगे उन्होंने इंतहाई बाजारी और जो स्टेज ड्रामों की माजरत के साथ लग़्व और गैर अखलाकी लैंग्वेज होती है, क्या ये आप या कोई भी पीटीआई का बंदा अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी बीवी को कह सकता है? सुन आपके नजदीक के अल्फाज काबिल मजम्मत नहीं? एक मिनट ठहरे ना, एक मिनट। मैं इसीलिए मैंने आपसे कहा क्लिप जो है वो रिप्ले करें। उन्होंने देखे किसी भी कम्युनिटी में कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, ज्यादातर तो अच्छे ही होते हैं। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कुछ सहाफी। अब आप इसको पूरी सहाफत पे हमला कैसे करार दे सकते हैं? मुझे बस ये नुक्ता समझा दें। और कुछ सियासतदान भी बुरे हो सकते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट भी तो नाम लेके बात करें ना। देखिए हमारी सहाफत का उसूल है कि हम किसी भी सियासतदान या किसी भी और शख्स के बारे में कोई सबूत अगर देंगे करप्शन का या गलत सबूत साथ रखेंगे हम उसके सबूत, और हम नाम लेके बात करेंगे, जनरलाइज बात नहीं करेंगे। ये सहाफत का बुनियादी उसूल है। तो ये फरमाइए ना कि कितने कौन से सहाफी अगर कुछ हैं आपके नजदीक, एक तो ये तकसीम पैदा करने की कोशिश है ना कि जी ये हमारे सहाफी हैं, ये सहाफी अच्छे हैं, ये सहाफी बुरे हैं। कौन से कुछ सहाफी? अच्छा सुने, उन्होंने तो कहा ना कुछ सहाफी। अब आपने एक कॉल सुनी होगी परवेज रशीद की और मरियम नवाज की, जिसमें वो नाम नहीं मैं आपको यहाँ नहीं जाने दूंगी क्योंकि आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमने उस पर भी मजम्मत की थी, डिफ्लेक्ट ना करें ना। आप ये ना कहें कि जी हमने गलत किया है तो नून ने भी गलत किया था, ये ना करें ना। मुझे उस खातून सहाफी आमिर साहब मैं आपका बड़ा एहतराम करती हूँ, आमिर साहब मैं आपका बड़ा एहतराम करती हूँ, मुझे उस खातून सहाफी का नाम बता दें। आमिर साहब मैं आपका बड़ा एहतराम करती हूँ, मुझे उस खातून सहाफी का नाम बताएं जरा जिसके बारे में गंडापुर ने यह बात की। आपने कितनी उनकी की? आपने आज तक मजम्मत ना ये डिफ्लेक्ट ना करें, ये डिफ्लेक्ट ना करें। हमने नून के इन स्टेटमेंट्स की भी मजम्मत की, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आई हमने वहां पर भी मजम्मत की। ना आमिर साहब दिस इज अ क्लासिक केस टू डिफ्लेक्ट। मैं ये करने नहीं दूंगी। गंडापुर साहब ने कहा जी एक खातून है सहाफत कर रही है, वो ये कहती है। हो सकता है, हो सकती है। कौन? सर नाम बता देना। तो अली बिन गंडापुर ने बताना है, मैंने बताना है? सर आप उस जलसे के मुंतजमीन में से थे, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इल्जाम लगा रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर। अच्छा आप मुतालबा तो कर देना गंडापुर साहब से, आप मुतालबा कर दें गंडापुर से। आप लोग उस तकरीर पे कायम हैं, इमरान खान ने भी कहा कायम है। आप मुतालबा कर दें गंडापुर से कि जी नाम ले दें कौन से कुछ सहाफी हैं जो आपके नजदीक पैसे लेते हैं। मुझे पता है हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, सियासतदानों में अच्छे बुरे। जनरलाइज बात ना करें। बैठ के आप 15 साल से इधर बैठ के सियासतदानों के कपड़े उतार रही हैं, सियासतदानों के झूठे सच्चे आप स्कैंडल निकाल के लाती हैं। कोई एक मेरा प्रोग्राम ऐसा बता दीजिए कि जहां पर आप ये इल्जाम लगा सकें। ना ये आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं। कोई एक मेरा प्रोग्राम ऐसा निकाल दीजिए कि जहां पर इल्जाम हो, जहां पे कोई इल्जाम करप्शन का या दीगर मामलात का लगाया गया। अभी शुरू में आपने लगाया कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की है, आप डील के बीच में बैठी हुई थी। डील हुई है, इमरान खान ने आज खुद एडमिट किया। इमरान खान ने आज खुद एडमिट किया है। आमिर साहब आपने सुना नहीं शायद?
दिखाएं आप कौन सा तमाम एग्रीमेंट मीडिया हुआ पे है रिपोर्ट इमरान हुआ है खान का, उनका कि जी मैंने 6 बंदे डिप्यूट दिखाएं। कर रखे हैं, मेरे मुज़ाकरात चल रहे थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और मुज़ाकरात से उसने कभी इनकार नहीं किया। आप कह रही है डील एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात वर्जी की है, नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नून करे या कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे, पीपल्स पार्टी करे तो आप लोग डील कहते हैं। अब अगर हम आपके उसूल पर चल रहे हैं तो आपको वो गलत लग रहा है। दिखाएं जिसमें उसने कहा मेरी डील हो चुकी है, चले वो बयान दिखाएं। मुज़ाकरात एडमिट किए, मुज़ाकरात एडमिट किए। मुज़ाकरात तो हम अब भी कहते हैं, हम करते हैं, हम कल भी कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलिए कौन से आइन में लिखा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात? आपने इंट्रो में ये बोला है, आपने इंट्रो में ये बोला है इमरान खान डील करके मुकरा है। आप इमरान खान का सर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, सर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये सब सहाफती जगह पे रिपोर्ट हो चुका है, हर जगह ये रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान के मुज़ाकरात उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से चल रहे थे। सर दिस इज अ रिपोर्टेड स्टोरी, दिस इज सर शाह महमूद को फोन कॉल किसकी आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? 1% है या 2%? सर मई 2022 में, सर मई 2022 में शाह महमूद को कॉल किसकी आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? तो मैं यही कह रहा हूँ मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, डील कहाँ हुई है ये बता दें। सर आप कहें, आप करें तो हलाल, बाकी करें तो हराम। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात करें तो आप डील कहते हैं, आपके उसूल पर डील की बात की जाए तो आप कहते हैं हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, ये बाकी पार्टिसिपेंट भी बैठे हैं मेरे साथ और मुझे एक ब्रेक का वक्त भी लेना है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त भी हो चुका है, तो एक ब्रेक लेते हैं। इस डिबेट को ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं और हुकूमत पे सियासी मुखालिफिन की तरफ से इल्ज़ाम है कि वो एक जुडिशल पैकेज ला रही है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक्सटेंशन मुबैना तौर पे। इस पर सवाल जवाब करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है हमारे साथ आमिर मुगल साहब, राना एहसान अफसल साहब, बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब और राजा खालिद एडवोकेट साहब। राना एहसान साहब, जुडिशल पैकेज की बड़ी इस वक्त बातें चल रही हैं, तो क्या अभी भी आप लोग इस चीज़ पे कहीं ना कहीं कायम है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन या उम्र की हद तमाम अदलिया की बढ़ा देनी? देखें, मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब का खुद बयान आ गया है कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लेंगे अगर एज बढ़ाई भी गई। और देखें बात ये है, लेकिन इमरान खान तस्लीम नहीं कर रहे, उन्होंने कहा जी कानून साजी हुकूमत कर ही इससे रही है कि काजी साहब को देखें ये तो देखें एक चीज़ की लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 चाहिए, तो 2/3 अभी तो मौजूद नहीं है, नंबर गेम नहीं है। लेकिन कल के डिनर के बाद भी पूरी नहीं हुई नंबर गेम। जो है वो कल का डिनर इसलिए नहीं था ये क्योंकि अब सारी चीज़ें उसके साथ जोड़ी जा रही हैं। लेकिन अगर कोई भी आईनी तरमीम हुई तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही होगी, वरना तो मुमकिन नहीं होगी। जो अभी वाज़े जो मुझे जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि नंबर्स इस तरह के नहीं है कि आईनी तरमीम हो, तो मेरा नहीं ख्याल हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस आबिद जुबैर साहब, इसके बावजूद अप्रीहेंशंस क्यों हैं, कंसर्न्स क्यों हैं? एक वजह मैं बताऊं उसकी, राना साहब बेहतर बता सकेंगे कि अभी तक सीनियर जज जो हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि 26 अक्टूबर को हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, तो इनका 3 महीने नहीं इनका 3 महीने पहले आ गया था जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो काजी फाइज का, और जब इफ्तिखार चौधरी साहब, कानून है नहीं कानून नहीं है, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब को जब नोटिफिकेशन आया, जब जस्टिस नासिम हुसैन सिद्दीकी चीफ जस्टिस थे, तो 6 महीने पहले आ गया था। तो देखिए ना, तो ये दो मिसालें तो ये इसलिए लोग ये समझ रहे हैं, नहीं मिसालें हैं, मतलब पॉइंट इज दैट कि लोग आइन में तो ऑटोमेटिक है कि मतलब कि आप आए तो नोटिफिकेशन नेचुरली निकलता है, लेकिन आइन तो कहता ही है कि सीनियर मोस्ट जज उनके रिटायरमेंट पे चीफ जस्टिस हो जाएंगे। लेकिन एक इनके ऊपर है, हमारे पास नंबर से नहीं नंबर की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ इनकी अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये सारी बातें हो रही है नंबर नहीं भी है, जिसका मतलब कोशिश हो रही होगी नंबर करने की, स्पेकुलेशन खत्म करने का एक ही तरीका है आप नोटिफिकेशन करने। और देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ कि आईनी पैकेज जो भी आईनी पैकेज आए, इस्लाहात होनी चाहिए जुडिशरी में, अगर आप समझते हैं मुकन्ना है उसका हक होता है करना, आइन को तरमीम करना या कानून साजी करना, लेकिन जो भी कानून साजी होगी आइन के साथ होगी। और जुडिशरी के बारे में जो होता है, तो जुडिशरी को हमेशा एतमाद में लेके होता था, मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मकसद से किसी जुडिशरी को देखें, जो भी अगर आईनी पैकेज आएगा जिसमें अगर ये चीज़ें छेड़छाड़ की, वो चैलेंज होगा। आज तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सेट असाइड नहीं किया गया है, लेकिन जबकि जस्टिस फाइज़ा ने मिलिट्री कोर्ट्स में सेट असाइड कर दिया था, जस्टिस फाइज़ा वाज माइनॉरिटी जज इन दैट मिलिट्री कोर्ट 2015 में, तो ये अब चैलेंज होगा। और क्योंकि देखिए जहाँ पर आज़ाद कुछ चीज़ें हमारे आइन के अंदर बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसमें ये आज़ादी और ये है क्योंकि पैकिंग ऑफ द कोर्ट, ये सारी बातें सब बातें चल रही हैं और ये दुनिया में होता रहा है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इनके ऊपर होगा कि आप अपनी दिखाएं कि यू आर
फेयर एंड थिंक आप कहें कि जी हम चीफ जस्टिस सब बातें खत्म करें, चीफ जस्टिस साहब ये होंगे, वो अपने तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पहले ये लेके आ गए। उन्होंने खुद चीफ जस्टिस ने कहा मैं अपनी बात, जबकि मैंने उसके खिलाफ आर्ग्यू किया था कि जी आप ये इनको पार्लियामेंट को हक ना दें अपने अंदरूनी मामलात में दखल करने के, लेकिन मेजॉरिटी ने फैसला किया नहीं वो कर सकते हैं। तो अब हम वी आर बाउंड बाय द जजमेंट, और जो भी आती है एज यू एंड आई आर ऑल हैव टू, वी मे नॉट लाइक इट बट वी आर बाउंड बाय इट। तो मैं समझता हूँ कि जी कोई भी जुडिशल पैकेज आएगा इस मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये और डिविजन्स करेगा। लेकिन आज तो आ गया ना उम्र की हद का तादाद का बिल। देखिए तादाद का बिल है, लेकिन वो अच्छा हुआ उस तरह से पास नहीं हुआ जैसे ये जो आपने ये जो डिसऑर्डर वाला बिल पास हुआ वो शायद मेरे ख्याल से सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। कोई देखें तरीका कार होता है, देखें बढ़ाने का भी एज होती है, वो भी जजों से तादाद बढ़ाने का भी करना। ये कहना कि जी केसेस बहुत हैं, हम तो केस मैनेजमेंट का इशू है हमारे कोर्ट्स में, तादाद का नहीं। सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट 1.5 बिलियन आबादी है, उनके 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट से, और अमरीका में 400 मिलियन आबादी है। पेंडिंग केसेस कितने हैं सर? ये भी एक कंपैरिजन हो जाएगा ना। केसेस केस मैनेजमेंट की वजह से आज देखिए इस वक्त 17 जज नहीं है 19 जज हैं, 2 एडहॉक भी काम कर रहे हैं। अगर ये तादाद बढ़ती है वो तो 2 ऑटोमेटिकली फारिग हो जाएंगे। वजह खालिद एडवोकेट साहब, क्योंकि पीटीआई ना सिर्फ हुकूमत के हवाले से अप्रीहेंशन शो कर रही है बल्कि कह रही है कि जो काजी फाइज को एक्सटेंशन इसलिए दी जा रही है कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट भी है। राजा खालिद साहब इसके बारे में मैं तो काजी साहब की तरफ से टाइम एंड अगेन ये वजाहत आ चुकी है कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। वैसे ही एक्सटेंशन वक्त मुनासिब नहीं है, इसलिए कि एक्सटेंशन नहीं होगी। वहाँ पे अगर आइनी पैकेज आता है तो जजेस की उम्र जिस तरह से हम सुन रहे हैं, जिस तरह की रूमर्स हैं कि 65 साल से 67 ईयर्स कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, और हाई कोर्ट के जज की 62 से 64 तक। और दूसरा ये है, ये सुनने में आ रहा था कि चीफ जस्टिस की जो टर्म है, जो टेन्योर है, वो फिक्स कर दिया जाएगा 3 साल के लिए। और इसमें एक लॉजिक भी था कि हमारे बहुत सारे चीफ जस्टिस साहिबान, मसलन पिछले अरसे में जवाद ख्वाजा साहब वो महज 23 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो सदक जिलानी साहब 6 माह तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। तो ये 6 माह या 23 दिन के अंदर तो आप कुछ समझ ही नहीं पाते। और वो जो उनके 23 दिन थे जवाद ख्वाजा साहब के, वो भी छुट्टियों के थे, अगस्त का महीना था। तो अगर वो हो जाता है तो प्रिविलेजेस चीफ जस्टिस के ही मिलते रहेंगे उनको, लेंगे। तो इस तरह की लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं कि क्या उम्र की लिमिट जो है वो होनी चाहिए, इसमें तरमीम होनी चाहिए, और दूसरा हुकूमत तो कह रही कि नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो उसके बावजूद भी कुछ हो सकता है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल, आउट ऑफ क्वेश्चन है। कानून आइन को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब 2/3 अक्सरियत इनके पास होगी तो फिर जाके उसे अमेंड कर सकेंगे। वो तो कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स नहीं है, उसके बावजूद एप्रीहेंशंस एंड कंसर्न्स क्यों मौजूद है? बस ये जिस तरह आबिद साहब ने कहा कि नोटिफिकेशन का तो ये कोई सेट रूल नहीं है कि 6 माह पहले कर दें, 1 माह पहले कर दें। उनकी रिटायरमेंट से 10 दिन पहले भी कर सकते हैं, 1 वीक पहले भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पहले कुछ इस तरह की रवायात रहीं कि बहुत पहले कर दिया जाता था, तो इस वजह से शायद लोग एप्रीहेंड कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस यही रहेंगे काजी फाइज ईसा साहब, तो इसलिए नोटिफिकेशन जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं उनका नहीं हो रहा। एक बात जो मैं बड़ी माजरत के साथ और मौदमाना अंदाज उसमें इख्तलाफ करूँगा अपने मोहतरम भाई आबिद साहब से, कि इससे चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज होता है इस ग्राउंड पे कि कोई देखें, कानून का ये मुसलमा असूल है कि मेला फाइडी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। बेशक नियत कुछ भी हो, लेकिन आप मेला फाइडी एट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपने लेजिस्लेचर को, अपने मकन्ना को, अपने पार्लियामेंट को। तो लिहाजा ये तो पार्लियामेंट का प्रीरोगेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, जो भी कानून साजी और 2/3 अक्सरियत अगर पार्लियामेंट की वो 67% अगर मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए कह देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस हद तक अमेंड किया जाना चाहिए, तो ये उनका इस्तेकाक है, उनका प्रीरोगेटिव है, उनका। लेकिन नंबर्स कहाँ से आएंगे? ये बड़ा गोल्डन क्वेश्चन है। गोल्डन नंबर ये राणा साहब पूरे करेंगे। कौन से वाले राणा साहब? राणा एहसान या राणा सनाउल्लाह? राणा एहसान साहब, राणा ही होता है, चाहे जो भी हो, चाहे राणा एहसान हो चाहे राणा सना हो। आमिर मुगल साहब, बावजूद इसके कि आपके साथ ये बैठ के, ये वज़ीर आज़म के साथ कैबिनेट में हिस्सा है राणा एहसान अफजल साहब, बड़े करीबी हैं उनके, ये एडमिट कर रहे हैं, कल के डिनर के बावजूद एडमिट कर रहे हैं कि नंबर्स नहीं है हमारे पास। काजी फाइज खुद कह चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। उसके बावजूद आमिर मुगल साहब, पीटीआई को कंसर्न्स, एप्रीहेंशंस, यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह इनको आपने स्मूथली सुना है, मुझे भी आप स्मूथली सुनेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। राना एहसान अफजल साहब ने शुरू में एक बात कही और जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, जो इन्होंने तारीख की बदतरीन तरीके से कौमी असम्बली पे कल हमला करके वहाँ से अगवा किया हमारे मेंबर नेशनल असम्बली को,
और जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, पहले कहते हैं कि अगर इसको आइसोलेशन में देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन चूंकि अली मीन गंडापुर की स्पीच ऐसी थी, मैं मान लेता हूँ जी उसकी स्पीच थोड़ी देर के लिए नहीं अच्छी थी, तो भाई उसकी सजा इनको कैसे मिलेगी? उसको तो आपने कल 6 घंटे रखा इस्लामाबाद में और वापस भेज दिया, तो फिर आपके मुताबिक तो उसको अरेस्ट करना चाहिए था। जिस पे आप एतराज लगा रहे हैं उसको तो आपने कुछ कहा नहीं और आप 10 मेंबरान कौमी असेंबली को उठा के ले गए हैं, तो ये जस्टिफिकेशन बनती नहीं है राना एहसान अफजल साहब आपकी। ये एक आपने पहले एक सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, वो भी आपके माथे पे काला दाग है, और आपने जो कल कौमी असेंबली पे हमला किया है और नकाब पोश डाकू भेजे हैं वहाँ की लाइट साफ करके, ये तारीख में आपके माथे पे काले धब्बे की हैसियत से हमेशा नजर आता रहेगा सबको। अब आए जी, आप जो कह रही हैं जुडिशल कमीशन, जुडिशल पैकेज और जो लेजिस्लेशन नहीं करने जा रहे हैं, गरीदा हमें समझना होगा ये जो दोनों पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनका जो खमीर उठा है ना वो उठा ही अमरीत से है। ये दोनों डिक्टेटर्स की सियासी टेस्ट ट्यूब लेबॉर्ट्री की पैदावार है। जो पीपल्स पार्टी है वो जनरल यूब की सियासी टेस्ट ट्यूब लेबॉर्ट्री की पैदावार है। उनको जनरल यूब को डैडी डैडी बोल के तो वो सियासतदान बने थे और उनके वज़ीर ख़ारजा बन के उनके पीछे वो उठा के बैग करते थे। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो नून लीग, ये जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी की सियासी टेस्ट ट्यूब लेबॉर्ट्री की पैदावार है। तो ये कभी भी आमिरों के साथ मिलकर इक़्तिदार किए बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। इनकी डिक्टेटर से लड़ाई ही उस वक्त होती है जब वो इनको इक़्तिदार से बाहर निकालते हैं या इनको इक़्तिदार में आने नहीं देते। अब इनको ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। जो जज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, वो तो इनके लिए ऐसे आए थे जिस तरह हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं वो जितना उनको इंतज़ार है या होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उससे ज़्यादा इनको इंतज़ार काजी फायज ईसा का था। काजी फायज ईसा के आने तक तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, आइन तोड़ दिया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए कि जब काजी फायज ईसा आएंगे तो इलेक्शन होगा। फिर जब काजी फायज ईसा आए तो आपने देखा कि जो हर पीटीआई का केस है उन्हीं के पास लगता है और हर केस में पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है। तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि काजी साहब चले जाएं। ये सारा जुडिशल पैकेज जो है वो इसीलिए लाया जा रहा है, ये आखिरी दम तक पूरी कोशिश करेंगे कि उनको एक्सटेंशन मिले। अच्छा। और एक सेकंड देर नहीं लगाएंगे काजी फायज ईसा साहब। उनके किसी बयान पे हमें कोई यकीन नहीं है कि वो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते। एक सेकंड भी मैं आपके सामने पेशेंगोई करके जा रहा हूँ, एक सेकंड देर नहीं लगाएंगे। जैसे ये कामयाब हो गए वो जरूर करेंगे, एक्सटेंशन ले लेंगे। और आपकी स्टेटमेंट को मैं सेव करके रखूंगी दोनों सूरतों के लिए। जी, और राजा खालिद साहब की मैं एक बात जो ये कह रहे थे, क्विकली टाइम कम रह गया तो मैं जरा बस आईनी तरमीम हो जाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो खत्म नहीं कर सकती, मैलाफाइड इंटेंट साबित नहीं हो सकती मुकदमा की। जी, अभी थोड़े दिन पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कौमी असेंबली ने मंजूर किया था, तो उसमें भी अमेंडमेंट कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसने इस हद तक कि ये पुराने केसेस पे अप्लाई नहीं होगा, तो उन्होंने उसको एज इट इज नहीं माना था। उन्होंने ये बात इसमें से निकाल दी थी कि वो सिर्फ नए केसेस पे होगा, पुराने केसेस राजा खालिद साहब कह रहे हैं कि वो अमेंडमेंट नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड नहीं किया था वो, लेकिन टाइम मेरे पास कम रह गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी, दूसरा वो नॉर्मल लॉ था। जी जी, अच्छा आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, एक बात ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी। ठीक। दूसरा ये है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट ने पास किया था। और जो उसे स्टे किया था ना, एक मिनट मुगल साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उन्होंने तस्लीम कर लिया आमिर मुगल साहब ने, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। देखिए, इसके अंदर मैं सिर्फ ये इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जनरल पाशा की टेस्ट ट्यूब में किसने जन्म लिया था। आमिर मुगल साहब गंडापुर का नाम लें कि मैं गंडापुर थोड़ी हूँ जो अपनी गलती पे माफी ना मांगूं, ये कहें आमिर मुगल साहब। राणा साहब क्विकली देखिए, इनसे ये पूछा जाए कि जनरल पाशा की टेस्ट ट्यूब में किसने जन्म लिया था। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब कौन थे, उसके बाद बाजवा साहब, मैं यही कह रहा हूं। साकिब आमिर साहब जवाब देने, आमिर साहब जवाब देने देना, आमिर साहब जवाब देने दीजिएगा प्लीज। पे चढ़ के ये आए, फिर नैपी कौन चेंज करवाता था, किस तरीके से जो है वो इनकी हुकूमत चलती थी। अब कहते थे कि हमारे सर पे शफकत का हाथ है, बाप बनाया हुआ था इन्होंने, तो अब ये भूल गए, ये हमें जमहूरियत पे लेक्चर देते हैं। खुद ये जो है वो जाली हीरोइन के केसेस बनाते थे, फाशिस्ट बने हुए थे। अच्छा, क्विकली आपने चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे?
ये तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, ये कोई स्पेकुलेशन खत्म हो जाएगी ना। देखिए हम जो है गवर्नमेंट डज नॉट वर्क ऑन इज नॉट प्रोपेगेंडा के तहत हमें डिक्टेट नहीं किया जा सकता। ठीक, हम इसको करेंगे जब हमें करना। राजा खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्विकली मुगल साहब के हवाले से एक और बात उनके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो जब पेंडिंग लेजिस्लेशन थी उसे स्टे किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। हमने बार बार चैनल्स पे भी कहा और मैं मेरे मोहतरम भाई मौजूद हैं आबू ज़ुबैरी साहब, मैं समझता हूं कि दुनिया की तारीख में ऐसा कम होता है कि जो इंटेंडेड लेजिस्लेशन हो, जो पेंडिंग लेजिस्लेशन जो भी बनी भी ना हो उसको स्टे दे दिया जाए। आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज लास्ट कमेंट, फ्यू सेकंड्स प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, राजा खालिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने 96 में ये पार्टी शुरू की, उसने बड़ी मारें खाई है, उसकी बड़ी लंबी जदोजहद है, वो किसी आमिर के शूज चार्ट के बूट इसे किसी और प्रोग्राम की डिबेट के रख लेते हैं। आमिर मुगल साहब, जो 25 करोड़ अवाम को पता है, आप उसको कैसे झुटला सकते हैं? आमिर मुगल साहब, राना एहसान अफजल साहब, बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, राजा खालिद एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।